हमारी पिछली वीडियो यानी कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो डेंगू के ऊपर चल रही है। सो जो फर्स्ट पार्ट में हमने उसके एपिडेमियोलॉजिस्ट तक बताया था कि उसमें एजेंट क्या होता है, उसमें जो होस्ट है वो कौन है और इन्वायरमेंट कौन है। सो अब हम उसको बिगिन करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिट होती है। फर्स्टली हमने बताया था ये बाइट जैसे मॉस्किटो होता है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, जो एडिस एजिप्टिस होता है या फिर एडिस एल्बोपिक्टस है या जो भी इस फैमिली के होते हैं वो इसको कैरी करते हैं, तो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। एक क्या होता है, जब एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है और मतलब उसके जब प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है वो वायरस क्रॉस कर सकता है और फिर उसको भी क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, तो उसके थ्रू भी एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। या फिर क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मान लो किसी पर्सन को डेंगू है और टेस्ट नहीं हुआ है, यानी कि अभी टेस्ट नहीं कराया उसे, उसको डेंगू है, उसके अंदर वो वायरस प्रेजेंट है, तो क्या होता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है विदाउट एनी चेकिंग, बल्कि पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया होता कि हाँ उस कोई डायग्नोस नहीं किए होते, बाई चांस कई बार हो जाता है। सो क्या होता है उसके थ्रू भी क्या होता है ये ट्रांसमिट हो सकता है। और मोस्टली मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो मॉस्किटो है ये डे टाइम, मतलब कि डे टाइम ये बाइट करता है। आफ्टर जैसे सनराइज़ होता है उसके आफ्टर 2 आवर क्या होता है आर बाद ये मतलब कि मच्छर होता है, ये मॉस्किटो होता है, ये आना स्टार्ट हो जाता है घरों में, या घर में ही डेवलप होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा करके रखते हैं हम, ठीक है। वहाँ से ये डेवलप होता है एंड जब इसे अपना इन्वायरमेंट मिलता है एक मतलब कि जो टेम्परेचर मैंने पिछली बार बताया था कि हाँ 60 से 30 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर पे ग्रो करता है, इसकी मतलब कि उसमें अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी से मिल जाए, देन ये फिर आता है, फिर ये मच्छर बाइट करता है एंड देन फिर डेंगू को कॉज करता है, मतलब डेंगू फीवर को कॉज करता है। अभी मैंने ये बताया, दूसरा क्या था प्रेग्नेंट वुमेन वाला। नाउ वो टेक अबाउट द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबल। अभी तक ये नहीं हुआ कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन हो, जैसे वायरस, अब कोरोना वायरस था, जैसे उसके ड्रॉपलेट्स किसी एक पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन पे जा रही थी तो उसे कोरोना वायरस हो रहा था। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अभी एविडेंस नहीं मिले, अभी एविडेंस नहीं मिले कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होता है। अगर इसकी इंक्यूबेशन की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 14 डेज़ या 4 to 7 डेज़। ये 4 to 7 डेज़ वाला वो है जो हमें क्लासिकल फीवर वाला है उसमें, वरना अगर हम पूरे इसकी बात करें तो 3 to 14 डेज़ में इसके साइन एंड सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंक्यूबेशन वही पीरियड बोलते हैं ना, जब से इन्फेक्शन के जब तक फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस ला लो, लाइफ साइकिल लगा लो। इसमें क्या होता है, जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड, मॉस्किटो कैसे इन्फेक्टेड होता है, जैसे मान लो कोई पर्सन है, एक पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, मान लो पर्सन है इन्फेक्टेड है और उसको जाके जो एक मॉस्किटो है उसको बाइट कर लिया, एडिस एजिपैथी आया, उसने क्या किया उस इन्फेक्टेड पर्सन को उससे ब्लड सक किया तो उससे उसका वायरस भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मच्छर होता है, जो मॉस्किटो होता है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, क्योंकि उसके क्या होता है उसके बाद एक्सटेंजिंग इंक्यूबेशन, यानी कि उसके उसके उसमें उसकी इंक्यूबेशन होती है उसके तो क्या होता है वायरस क्या होता है मच्छर की मिड गट में जाता है, इवनली वो ट्रैवल करता है फिर उसके सलाइवरी ग्लैंड में, वहाँ पे अपनी ग्रोथ करता है। और ये जो होता है ये यूजुअली 8 to 10 डेज़ में ये प्रोसेस हो जाती है मिड गट से, फिर वो आ रहा है उसके मतलब कि स्लाइवरी ग्लैंड में आ रहा है, यहाँ पे जो भी ग्रोथ होती है इसके बीच में वो सब यूजुअली 8 to 10 डेज़ में अक्कर हो जाती है। और एक और बात, जो मॉस्किटो होता है वो पूरे लाइफ टाइम जब तक उसका लाइफ पीरियड है वो पूरे लाइफ टाइम, अगर वो एक बार उसने आरएनए वायरस को ले सॉरी डेंगू वायरस को ले लिया उसने, ठीक है, तो जो आरएनए वायरस है पॉजिटिव जो हमने पीछे बात की थी, अगर उसको एक बार ले ले तो वो पूरी लाइफ अपने आप को इन्फेक्टेड रखते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ इन्फेक्टेड रहता है। तो इसीलिए वो वन पर्सन को बाइट करेगा, फिर अनदर पर्सन को बाइट करेगा, फिर अनदर पर्सन को, ऐसे कर करके वो कितने सारे पर्सन को बाइट कर सकते हैं, इसीलिए एपिडेमिक डिसीज़ बन जाती है। सो अब क्या हो गया, उसने मतलब उसके सलाइवा में आया, सलाइवा में आ गया वो मिडगट से, वहाँ पे उसकी ग्रोथ हुई, ठीक है, फिर वहाँ से ट्रैवल करता हुआ उसके सलाइवरी ग्लैंड में आ गया। अब सलाइवरी ग्लैंड से क्या होगा,
वो ह्यूमन को क्या करेगा, मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगा एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, ठीक है, हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, वहाँ पे क्या होगा, वन मॉस्किटो कैन बी इन्फेक्टेड सेवरल ह्यूमन, एक, हाँ अभी मैंने बताया ना, वन पर्सन एक दूसरे से वो काटता रहता है, क्योंकि वो पूरी लाइफ अपनी मतलब कि इन्फेक्टेड रहता है, वो मॉस्किटो होता है। फिर उसने जब उसको बाइट किया तब जब सकिंग के टाइम वो जो वायरस था वो ह्यूमन के बॉडी में गया, एंड देन 4 to 7 डेज़ में उसके सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्टार्ट होना चाहते हैं। ऑनसेट ऑफ दिस सिम्टम यूजुअली 4 to 7 डेज़। इसकी लाइफ साइकिल, वैसे पैथोजेनेसिस बोलेंगे इसको, लेकिन लाइफ साइकिल बोलते हैं, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब वो ह्यूमन के अंदर एंटर कर जाता है तो वायरस क्या करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को ग्रोथ करेगा, रेप्लिकेट करेगा एंड डिस्ट्रॉय कर देगा बोन मैरो इन सीवियर केस। अगर सीवियर केस हो जाता है, ठीक है, मान लो अगर कहते हैं ना बुखार बिगड़ जाता है, ठीक है, सीवियर केस में चला जाता है अगर पेशेंट, तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसकी बोन मैरो होती है उसको क्या करने लग जाता है, डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसी कारण ब्रेक बोन फीवर इसका नाम, क्योंकि अब बोन मैरो ही जहाँ से हमारी मतलब कि बोन मैरो कहाँ होता है, बोन्स में प्रेजेंट होती है, जो हमारी लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी बोन्स क्या होती है, वीक होना स्टार्ट होने लग जाती है, इसी वजह से उनमें बहुत पेन होता है। तो इसे हम ब्रेकिंग बोन फीवर से भी इसको सेकंड नेम है हमारे डेंगू फीवर का। इसमें क्या होता है, जैसे हमने हैमरेजिंग फीवर में बात की थी, प्लाज्मा लीकेज हो जाती है जिसकी वजह से इंक्रीज अ कैपिलरी परमेबिलिटी एंड मे बी अ लो ब्लड प्रेशर। अब प्लाज्मा लीकेज होगी तो उसकी वजह से लीकेज होगी, यानी कि हमारे फ्लूइड में भी क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, फ्लूइड में इम्बैलेंस हो गया, हमारी ब्लड में इम्बैलेंस होगा, तो उसकी वजह से हमें लो बीपी भी रह सकता है, मतलब लो ब्लड प्रेशर भी रह सकता है। नाउ टॉक अबाउट देयर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं हम। इसमें भी डिसीज़ के अकॉर्डिंग मतलब कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें डेंगू फीवर की, इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें फेजेस होते हैं, जैसे फेवरेबल फेज होता है जब ऑनसेट मतलब कि जब स्टार्ट होना होता है, मतलब कि स्मॉल यानी कि सीवियर केस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो फीवर होता है वो स्टार्ट होते हैं, यानी कि स्टार्ट होना मतलब कि स्टार्ट होता है इस टाइम पे। और इसके जो मोस्ट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कब दिखने लग जाते हैं, 2 to 7 डेज़ में वो दिखने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, जिसमें साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसमें जो डेंगू फीवर होता है तो इसमें मैक्यूल्स स्किन रैशेज़ हमारी बॉडी में दिखने लग जाते हैं, मतलब कि थोड़े थोड़े से रैशेज़, मतलब कि रैशेज़ मैक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे पस फॉर्मेशन सी होती है ना, उसकी तरह से कुछ स्किन पे बॉडी पे दिखने लग जाते हैं। और इसको हम ब्रेक बोन फीवर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ पेन, क्योंकि इसमें जो मस्कुलर या फिर हमारी बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए हम इसे ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। ये भी हमारे डेंगू फीवर में ही सिम्टम अराइज हो जाता है। एंड दिस फीवर में बी अ बाई फेज मतलब कि टू सेपरेट द एपिसोड्स, मतलब कि जैसे हमने सैडल अभी पीछे पढ़ा था ना, सैडल बैक फीवर होता है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे रह जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जो हमने इसके फ़ारेनहाइट में बात की थी, 105 फ़ारेनहाइट में बात की थी ना, इतना फीवर चला जाता है, यानी कि धीरे धीरे जाता है इसमें फीवर, कंट एकदम से नहीं अराइज होता, एक मतलब कि बाय फेज जाता है, एक मतलब कि पहले थोड़ा जाए फिर ज़्यादा, मतलब कि एकदम से ग्रो नहीं करता। जब ये ग्रो कर जाता है तब पता लग जाता है हाँ भी फीवर है। जैसे अगर हम सेल्सियस में बात करें तो 40.6 सेल्सियस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कि इतने पेशेंट को हो जाता है। और पेशेंट इसमें अगर ज़्यादा सीवियर केस में ना जाए तो मोस्ट ऑफ पेशेंट इसमें रिकवर हो जाते हैं आफ्टर फ्यू डेज़, मतलब कि 1 वीक में तो 1-2 वीक में तो पेशेंट अगर ये डेंगू फीवर हुआ है तो वो रिकवर कर जाता है, ठीक है। और इसमें एक और है, इसमें हेडेक दिखाई देता है, आइज़ के पीछे पेन होता है हमारी, और मैलेगिया। इसमें क्या होता है एक मसल से दूसरी मसल में बोन शिफ्ट होता रहता है, मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि शिफ्ट भी नहीं कह सकते, यानी कि अगर एक मसल में पेन हो रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, इसमें पेन हुआ है तो इसमें भी पेन होगा, मतलब कि इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा मसल में पेन होना, मतलब कि एक से ज़्यादा मसल्स में पेन होना, उसे हम क्या बोल रहे हैं, माइल्गिया। उसके बाद रलगिया में क्या होता है, इसमें जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है। हाँ, जैसे अर्थराइटिस के केस में क्या होता है, जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, जैसे ये जॉइंट है यहाँ पे, ये जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, फिर जो भी हमारा नी का जॉइंट है वहाँ पे स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसे भी हाथ मतलब हाथ में मुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें स्टिफनेस होती है, जैसे अकड़न हो जाती है,
जैसे हम प्रॉपर से मूवमेंट ऐसे जैसे ऐसे हम मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे पूरे प्रॉपर से वो मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो हमारे इसके बाद इसमें हेडेक होगा। ठीक है, इसमें हमें बोन्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा हमारी। ठीक है, और आइज़ के पीछे वाली जो हमारी भी वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनमें पेन होगा, मसल हैं जो भी, और हमारी एक से ज़्यादा मसल्स में पेन होगा, और जॉइंट्स में भी क्या होगी, स्टिफनेस आएगी। ये हमारे डेंगू फीवर के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर हम हेमरेजिंग फीवर की बात करें तो हेमरेजिंग फीवर से ही क्लियर हो, इसमें कहीं हेमरेजिंग कहीं लीकेज होएगी। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं कब होते हैं, मान लीजिए ये फ़ीवर हो गया और अगर हम दोबारा इसके उसमें आ जाते हैं, मतलब दोबारा से हमें अगर ये फ़ीवर हो जाता है, उसको हम प्रॉपर से क्योर नहीं करते, तो तब ये होने के चांसेस होते हैं, डेंगू हेमरेजिंग फ़ीवर है। इसमें क्या होता है, इसको जो साइनम सिम्टम्स हैं, हमने कुछ साइनम सिम्टम्स की पीछे बात की थी। अगर इसके हम अदर साइनम सिम्टम्स की बात करें, जैसे हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काउंट क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जो टिश्यूज़ के अंदर क्या होते हैं, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं, कैपिलरीज जा रही हैं, उसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। सो इसकी वजह से हमारे जो प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर भी कम हो जाता है, और क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाती है वस्कुलर परमेबिलिटी, और क्या होता है, हैमरेजिंग मैनिफेस्टेशन। हाँ, मतलब कि हमें हेमरेजिंग होना स्टार्ट होने लग जाती है। ठीक है, जैसे नाक से खून आ रहा है, यानी कि नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, या स्टूल में, यानी कि स्टूल या फिसेस में जो भी है ब्लीडिंग आ रही है, या यूरिन के साथ, हमारे यूरिन के साथ ब्लड आ रहा है, तो ऐसे इसमें साइन एंड सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम डेंगू शॉक सिंड्रोम की बात करें तो इसमें क्या होता है, सब इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, मतलब कि अगर मैंने इसमें बताया था ना, पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, और हमारे ब्लड लीकेज भी हो रहा है हेमरेजिंग में, तो ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से हमें क्या होता है, हाइपोटेंशन भी डेवलप हो सकती है। ठीक है, जिसमें हमें एकदम से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और विदाउट एनी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट 40-50% केसेस, अगर हम अच्छे से ट्रीटमेंट ना लें तो इसमें से इतने केसेस क्या होते हैं, 40-50% केसेस फैटल हो सकते हैं। और जो अगर इसके हम मोर्टेलिटी की, इसकी डेथ रेट की बात करें तो 1% और लेस, इससे ज़्यादा डेथ रेट इसका चला जाता है हमारे डेंगू फीवर का। सो हमें इसके, अगर हमें इसके साइन और सिम्टम्स भी अराइज होते हैं, या फिर हमें देखने को मिलता है ऐसे, बल्कि हेडेक हो रहा है, आइज़ के पीछे पेन हो रहा है, बहुत सीवियर वाला पेन हो रहा है, ठीक है, या जॉइंट स्टिफनेस हो रही है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यानी कि अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे कंसल्ट करना चाहिए, अपने प्रॉपर डायग्नोसिस टेस्ट करना चाहिए। इसके कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, फेवरेबल फेज ये मोस्टली कौन से में आता है, हमारे जो डेंगू क्लासिकल फीवर होता है उसमें आता है, और इसमें क्या होता है, ये 4 to 7 डेज़ में वो फीवर क्योर हो जाता है। तो उसमें फेवरेबल फेज़ और रिकवरी फेज़ आता है। क्रिटिकल फेज़ जब हम दूसरी, मतलब कि हेमरेजिंग या शॉक वाली स्टेज पे आ जाते हैं, तब ये अक्कर होता है। अदरवाइज़ अगर हमें पहले हम सही हो जाते हैं, सो फेवरेबल और रिकवरी फेज़ ही आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फीवर होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हमें फ़ीवर हुआ, इस फेज़ में क्या होता है, ये बिगन होता है 4 to 7 डेज़ में, क्योंकि हमने बोला था ना, अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 14 डेज़ जा रहा था, या फिर 4 to 7 डेज़ जा रहा था। ठीक है, इसमें क्या होता है, सडन अराइज होता है हमारा टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस, ये भी हो सकता है, या फिर 40.6 डिग्री सेल्सियस, वो अप्रोक्सीमेट, वो सबका मिला के बोला था भी, हाँ इतना हाई चला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हेडेक होती है हमें, ठीक है, फटीक भी होता है, नोज़िया वॉमिटिंग भी होती है। ठीक है, विदाउट ब्लड इसमें नहीं आता। ठीक है, इसमें हमें क्या होती है, मसल्स में पेन भी होता है, जनरली वीकनेस हो जाती है हमें, क्योंकि अगर हम अच्छे से कुछ, मतलब कि अगर हमारा डायरिया है, ब्लड लॉस, मतलब कि उसमें से यूरिन बार बार हम यूरिन जा रहे हैं, वाटर लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें वीकनेस भी आ सकती है। तो इसमें अगर हम क्योर की बात करें तो इसमें हमें अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो हमें कुछ पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, या फिर हमें फ्लूइड इंटेक करते रहना चाहिए और प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक है, अदर साइन ऑफ सिम्टम्स भी है, जैसे हमें रेट्रोऑर्बिटल पेन भी होता है, लिम्फोडिनोपैथी भी होती है, सम पेशेंट्स में होती है, यानी कि हमारे स्वैल अप कर जाते हैं हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, और हिपैटोमेगलिया भी हो जाती है, यानी कि हमारा लीवर होता है, एनलार्जमेंट होता है, मैक्यूल पैप्यूल रैशेज़, मतलब कि रेड कलर के रैशेज़ अराइज हो जाते हैं, 2 to 5 डेज़ में ये दिखने लग जाते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी पे,
और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है, यानी कि रेस्पिरेटरी कॉज भी हो सकता है, हमें कफिंग हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, लिकोपीनिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकती है, यानी कि प्लेटलेट्स भी हमारी बॉडी में कम होते हैं। अगर हमें इससे क्योर हो जाते हैं तो हम क्रिटिकल फेज में नहीं आते। अगर ये क्योर ना हो, साइन एंड सिम्टम्स हम प्रॉपर से प्रिकॉशंस ना लें, देन तब क्रिटिकल फेज आता है। ये 3 to 7 डेज़ में अराइज हो जाता है। इसमें वार्निंग साइन क्या होते हैं? वॉमिटिंग आती है, एडीमा हो जाता है, एब्डोमेन पेन होता है, ठीक है, इरिटेबिलिटी होती है, डाउनीनेस हो जाता है, ब्लीडिंग टिपिकली इन अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आ जाती है, प्लाज्मा लीकेज होता है, ये सीवियर जो हमारी मिल्क प्लाज्मा लीकेज होता है, कुछ ही आवर्स में प्लाज्मा लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, 24 to 18 आवर्स में लीकेज हो जाता है। सीवियर इंक्रीज मतलब कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कैपिलरीज की वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्रिटिकल फेज में। और क्या होता है? शॉक अराइज हो जाता है अगर हम डेंगू शॉक सिंड्रोम है उसमें, ठीक है, हैमरेजिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये इसमें जो होता है लेस देन 5% ऑफ ऑल केसेस ऑफ डेंगू, ये कम से कम 5% होते हैं। अगर डेंगू फीवर है तो 5% ऐसे पर्सन होते हैं जिनमें ये जो शॉक वाला और हैमरेजिंग फीवर हो सकता है, ठीक है। रिकवरी फेज क्या होता है? ये हमारा स्टार्ट होता है 6th डे से स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है? हम थोड़े मतलब कि फ्लूइड कम रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाती है, हमारी जो लीकेज हो रहा है फ्लूइड स्ट्रीम्स का, या फिर हमें थोड़ी इचिंग भी होती है क्योंकि उस टाइम हम पूरे अच्छे से रिकवर नहीं होते। हार्ट रेट अभी स्लो ही रहता है क्योंकि अभी हम रिकवर कर रहे होते हैं। इस फेज़ में हम मतलब कि थोड़ी वीकनेस रहती है पेशेंट को, ठीक है, प्रॉपर से वो क्योर नहीं होता, लेकिन एक रिकवरी फेज़ पे चला जाता है, लेकिन रिकवरी फेज़ पे चला जाता है। और रिकवरी फेज़ भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है, वीक में भी हो सकता है, कुछ मंथ में भी हो सकता है। सो यही है कि हमें जब भी मतलब कि कोई साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं ऐसे, जैसे हमें हेडेक हो रहा है या फिर हमें मसल्स में पेन हो रहा है, बोन्स में सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, या हमें फीवर के चांसेस लग रहे हैं कि हमें भी फीवर हो रहा है, फिर उतर गया, फिर फीवर हो रहा है, तो मतलब कि हमें प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में। सो अनदर वीडियो बनेगी हमारे डायग्नोसिस पे पड़ेगी, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें यही फीवर है। तो अभी के लिए थैंक यू। एंड सेकंड पार्ट इसका मतलब से जो थर्ड पार्ट है, हम जो डिसीज मतलब कि डेंगू के बारे में, जो डायग्नोसिस के बारे में, हम कैसे मतलब कि कैसे पता लगा सकते हैं, ठीक है, और ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, इनको भी मतलब कि एक बार देख लेना। हाँ, और लास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, सो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए, फिर वो आपका डायग्नोसिस टेस्ट आपको कुछ टेस्ट बताएंगे जो मैं फर्दर आपको वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। सो अभी के लिए थैंक यू।